अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा माशी बहरान है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर डालती है। आज हम एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू करने आए हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर आज़म भी रह चुके हैं और उन्होंने माशी पॉलिसी बनाने में एक कलीदी किरदार अदा किया था। आप समझ ही गए होंगे, हम इंटरव्यू करने आए हैं जनाब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ये इंटरव्यू देने का। अच्छा, इससे पहले कि हम और माशी बहरान की तरफ आएँ, आपके बारे में बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि यू वर द रिलक्टेंट प्राइम मिनिस्टर, और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि आपकी तरफ बहुत लोगों की आंखें टिकी हुई हैं कि वो चाहते हैं कि आप लीड करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, इसलिए चूँकि इस वक्त लीडरशिप का बहरान है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको लीड करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर, मरियम नवाज साहिबा के ऊपर केसेस चल रहे हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन बने। तो क्या वजह है कि आप को लोग लीडर के तौर पे देखना चाहते हैं हर बार, मगर आप रिलक्टेंट होते हैं? देखिए, हर एक अपना मिजाज होता है। मैं पूरी ज़िंदगी बैक बेंचर ही रहा हूँ। मैं कभी, मेरी ना कोई ख्वाहिश थी ना शौक़ था कि आगे बैठा जाए या आगे हुआ जाए, लेकिन मेहनत की बात है। तो ये अल्लाह का करम है। कुछ लोग समझते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या होना चाहिए, लेकिन हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज साहब हैं, उनको नज़र जेल में डाला गया है। इंशाल्लाह छूट भी जाएंगे, ना भी छूटें तो वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होगा, वो इजलास में आएंगे तो लीडरशिप वही प्रोवाइड करेंगे। शायद साहब, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल नहीं गए थे तब भी मैं आपसे पूछती थी कि पॉलिसी कौन बनाएगा, तो आप कहते थे कि नवाज शरीफ साहब बनाएंगे, मगर फिर हालात कुछ ऐसे हो गए कि बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी बनाना जिसकी जो लीडरशिप है वो नवाज शरीफ साहब करें। तो ये मामलात मुश्किल होते चले जाते हैं, तो कंटिंजेंसी प्लान भी तो कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। आफ्टर ऑल इतनी बड़ी पार्टी है, उसको लीडरशिप की ज़रूरत तो है, और लीडरशिप ऐसी जिसको कंस्ट्रेंट ना किया गया हो। ये देखिए, मुशावरत से होता है। हमारी CWC मौजूद है, CEC मौजूद है, पार्लियामेंट्री पार्टी मौजूद है, तो मुशावरत से हर चीज़ हो जाती है। नवाज शरीफ साहब भी अब मौजूद हैं, शहबाज साहब भी प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए आएंगे, तो कोई लीडरशिप का फुकदान नहीं है जिसको कोई और शख्स पूर्ण करेगा। ये बताइए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इतने खामोश क्यों हैं? अब तो बेगम साहिबा का 40वां भी हो चुका है, मगर ना उनसे कुछ ज़्यादा सुनने को मिलता है, ना उनकी बेटी से ज़्यादा सुनने को मिलता है, और वो तो काफ़ी बयानात देते भी रहे हैं माजी में, तो इतनी खामोशी की क्या वजह? देखिए, एक तो जब वो जेल से आए हैं तो उनकी अहलिया वफात पा गई थी। उसके बाद से अब तक घर में जो माहौल था, वो फिर भी जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो करते रहे हैं। हर रोज़ अदालत में पेश होते हैं, इस्लामाबाद में नैब कोर्ट में, और वो जब भी ज़रूरत पड़ेगी अपना बयानिया या जो भी डायरेक्शन देनी हो या जो भी पब्लिक से इंटरेक्शन हो वो करेंगे। उसमें कोई ना उनको रुकावट है ना उनको हिचकिचाहट है। ये एक गलत तासुर है। हम अपोजिशन में हैं। कोई तो वजह होगी खामोशी की? नहीं, खामोशी नहीं है। देखिए, उन्होंने पहले भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, आज भी दिए हैं। वो अपनी बात करते हैं जब ज़रूरत हो बात करने की। इररिलेवेंट बात ना उन्होंने कभी की है ना ज़रूरत है। देखिए, इस वक्त जो अपोजिशन है वो गेयर अप हो रही है और वो ये कह रही है कि जी हमने एक नया एजेंडा सामने लेके आना है। मौलाना फजलुर रहमान ने कल ही मुलाकात की जरदारी साहब के साथ। जरदारी साहब ने भी कहा कि ये मैंडेट जो है ये नकली है, ये असली नहीं है, जाली मैंडेट है। तो हम सारी अपोजिशन पार्टीज़ को इकट्ठा करेंगे, जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी होगी, चूँकि आपके साथ मुज़ाकरात तो चल रहे हैं उनके? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन का हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है। लीडर्स अपोजिशन भी हमारी जमात के हैं, तो डेफिनेटली एक कंसेंसस क्रिएट करना पड़ता है कि स्ट्रेटजी क्या होगी, तो वो कंसेंसस क्रिएट हो जाएगा। कंसेंसस किन बुनियादों के ऊपर होगा? चूँकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आना चाहिए हुकूमत के खिलाफ। देखिए, नो कॉन्फिडेंस का एक टाइमिंग होती है, एक ज़रूरत होती है, एक अवाम के अंदर रिएक्शन, उसकी बुनियाद पे ये मामला होता है। तो वो जो अगर ज़रूरत पड़ी, ये ऑप्शन हमेशा मौजूद रहता है। ऐसी कोई बात कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है कि डिस्कस हुई हो किसी मीटिंग के अंदर। उन्होंने आपको कुछ तो बताया होगा जब पेशरफ्त की होगी मौलाना फजलुर रहमान ने कि किन नुकात के ऊपर हम इकट्ठे हो सकते हैं।
ये नुकात आपके सामने हैं कि हुकूमत डिसफंक्शनल है, हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पहले दिन से अंडर सस्पेशन है कि ये हुकूमत एक मुतनाज़ा इलेक्शन, एक गैर शिफाफ इलेक्शन के नतीजे में आई है। फिर जो हुकूमत की अपनी हरकतें हैं, मैंने कभी किसी हुकूमत को इस तरह रवैया नहीं देखा, इस तरह बिहेव करते नहीं देखा, इस तरह की बातें करते नहीं देखा। अब आप देख, मैंने तो अखबार में खबर पढ़ी है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम 3 महीने में डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। जो वज़ीर आज़म ये बात करे, मैं तो उसको नेशनल सिक्योरिटी रिस्क समझता हूँ। जो अपने मुल्क पर ऐसी बात कर दे, जिसको इतना पता ना हो कि वज़ीर आज़म कैसे बात करता है। जब आप एक वज़ीर आज़म ये बात करेगा कि हम डिफ़ॉल्ट करने लगे हैं, उस मुल्क की इकॉनमी कैसे चलेगी? आपने इकॉनमी का जिक्र किया, कुछ इल्ज़ामात वो भी आपके ऊपर लगाते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इतनी बोरोइंग की, इतना कर्जा लिया कि मुल्क जो है वो खसारे में चला गया। कहा कि 2013 में 14.4 ट्रिलियन था डेट और आज 23.8 ट्रिलियन रुपीस है। इतना ज़्यादा बोरोइंग की। सो इस तरह शाहाना तरीके से रहने का क्या जवाब था? ये शाहाना नहीं रहा गया, यही तो बात है कि आधा सच बयान किया जाता है। बोरोइंग हर हुकूमत करती है। इतनी ज्यादा किस चीज पर खर्च किया? बात खर्च करने की होती है कि आप बोरोइंग से कर क्या रहे हैं। दुनिया की हर हुकूमत बोरो करती है, कोई हुकूमत भी अपने वसाइल के अंदर रहकर सही है, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज्यादा बोरोइंग की है। अगर आप रिकॉर्ड आज हुकूमत इनके पास है जी, रिकॉर्ड भी सारा हुकूमत का मौजूद है। ये कोई घर से पैसे तो खर्च नहीं होते ना, हुकूमत का बजट होता है, उसमें पूरा हुकूमत की जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं सारे लिस्टेड होते हैं। हम तो वो हुकूमत है जिसने जाने से 1 महीना पहले एक बजट दिया, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, उसको चेक कर लें कि पैसे खर्च कहाँ हुए। देखिए, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो ये कहते हैं कि जो LNG टर्मिनल्स थे, जिसके अंदर ज़्यादातर ये थे एंग्रो और पाकिस्तान गैस पोर्ट, वो ये कहते हैं कि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, और उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अंडर हैंड डील्स हुई हैं इसके अंदर, और हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से देखेंगे। What is your reaction to that? मैं फिर ये कहूँगा, जो जाहिल लोग हैं वैसी बातें करते हैं। एक बिड हुई, दोनों बिड प्रोसेस से आए, हमने बिड कराई, कोई शख्स उसमें हिस्सा ले सकता था। टोटल पेमेंट जो इन 2 टर्मिनल्स को होती है पूरे साल में वो $180 मिलियन है। ये जो LNG प्रोड्यूस होती है उसका 4% कॉस्ट जो है वो LNG टर्मिनल पर खर्च होती है। रीगैसिफिकेशन टर्मिनल्स हैं दुनिया में कोई 30 से 40 लगे हुए हैं, सबसे सस्ते पाकिस्तान में, सबसे सस्ते। एप्टमा क्यों कहती है कि अब LNG हमारे लिए बहुत महंगी हो गई है, फिर आपको हाउस होल्ड सेक्टर को देना पड़ा। वहां पे भी कहते हैं कि जी 1 to 2 बिलियन जो है एक तरीके से डॉलर डेट आ गया है, और इसकी वजह से PTI कहती है कि जी हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं कि हम फिर हाउस होल्ड गैस की प्राइसेस को और बढ़ाएं। जी, यही तो बदनसीबी है कि ना उन्होंने कभी देखा कि मुल्क में क्या हो रहा। अगर हम 5 साल गैस की कीमत 1 पैसा ना बढ़ाएं और मैनेज करें, LNG भी ऐड करें। एक बात याद रखें, पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस को हल करने का एक ही सोल्यूशन था और आज भी है कि आप मजीद गैस ऐड करें। 2 पाइपलाइंस थी, दोनों स्टक हैं, आज तक स्टक हैं। मगर फिर एप्टमा क्यों कहती है कि जी ये एप्टमा मेरे सामने बात करे। अब एक और तंकीद होती है आपकी हुकूमत के ऊपर, वो कहा जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्सेस्ड थी। ना वो सेहत की तरफ तवज्जो देती थी, ना वो तालीम की तरफ तवज्जो देती थी। और मैं आपको कुछ कंपैरिजंस दे देती हूँ, जिस तरह के 30 बिलियन रुपया का मेट्रो था, उसके अंदर जो हेल्थ सेक्टर के ऊपर पूरे पंजाब में 2013 में खर्च हुआ वो था 16.5 बिलियन रुपया। इसी तरह ही एजुकेशन के ऊपर भी 25 बिलियन रुपया। तो लोग ये पूछते थे कि एक नीयत की भी बात होती है या एक प्रायोरिटीज की बात होती है। प्रायोरिटी हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पे रही, हेल्थ पे नहीं रही और एजुकेशन पे नहीं रही। मैं फिर ये कहूँगा, ये वो लोग बात करते हैं जिन्होंने आईन नहीं देखा। एजुकेशन और हेल्थ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के काम है। मगर मैं बता दूं, पंजाब में आपकी हुकूमत तो फिर KP के अंदर क्या हुआ, सिंध में क्या हुआ, बलूचिस्तान में क्या हुआ? ना इंफ्रास्ट्रक्चर बना, ना सोशल इंडिकेटर्स बेहतर हुए। सोशल इंडिकेटर्स कम से कम सिंध के पंजाब से बेहतर रहे हैं। आप चेक कर लें कि कहां से पंजाब ने लिए थे, कहां छोड़े हैं।
मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। सिंध में मैं हेल्थ की, एजुकेशन की, साफ पानी सिंध में इसलिए की स्क्यूड है कि सिंध की आधी पॉपुलेशन कराची में रहती है, वहाँ पहले से फैसिलिटीज मौजूद थी। जो इन्वेस्टमेंट की गई, पंजाब ने सोशल इंडिकेटर्स को बढ़ाकर उसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। शायद साहब मैं आपसे इसलिए ये सवाल कर रही हूँ, मैं तो इकॉनमी को इतना अच्छी तरह नहीं जानती, मगर मैं भी आम पाकिस्तानी की तरह इकॉनमी को देखती हूँ। अगर हम कहीं लंदन चले जाएं या न्यूयॉर्क चले जाएं तो उनकी जो सड़कें हैं हमारे से बदतर हैं, मगर उनके सोशल इंडिकेटर्स हमारे से बेहतर हैं। अब 2013 के अंदर एक बच्चों का अस्पताल बन रहा था लाहौर शहर के अंदर, वो सारा मेट्रो के अंदर उसका जो पैसा था निकाल के मेट्रो में डाला गया था, और मुझे खातून मिली, वो अपने बच्चे को लेके जा रही थी अस्पताल। जब उधर पहुंची तो उनके पास वो फैसिलिटी नहीं थी जो उनके बच्चे को जिंदा रख सकती थी। तो उसने मेरे से सवाल किया, उसने कहा कि रोड्स तो बहुत अच्छी हैं, फटाफट पहुंच भी गई, मगर वो फैसिलिटी नहीं थी। सही बात। तो जब हम अब हुकूमत से निकलते हैं तो रीवैल्यूएशन भी होती है कि वेयर वी वेंट रॉन्ग एंड वेयर वी वेंट राइट। मैं सिर्फ ये कहूँगा 2013 में पंजाब के सोशल इंडिकेटर्स देख लें, हेल्थ फैसिलिटीज देख लें, एजुकेशनल फैसिलिटीज देख लें, 2018 में देख लें। अगर उसमें कमी हो गई है या बेहतरी नहीं आई तो शहबाज शरीफ जिम्मेदार है। इससे अगर आगे बढ़े निजकारी की तरफ चले, ये हुकूमत भी अब जो IMF के साथ ये करेंगे, एक साइन करेंगे एग्रीमेंट, उसके तहत इनको भी निजकारी करनी पड़ेगी या कम से कम एक डिमांड होगा। आपने कोशिश की निजकारी करने की मगर आप लोग ना कर सके, मुजाहरे होने शुरू हो गए। अब अगर ये हुकूमत जाती है और चाहती है कि PIA की निजकारी हो जाए या स्टील मिल्स की निजकारी हो जाए, तो क्या आपकी जो पार्टी है वो इनका साथ देगी? देखिए, निजकारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शुरू की थी 1990 में और कामयाब की। पाकिस्तान का हर शोबा प्राइवेटाइज हो गया है। आपके पास रह गया है रेलवे, स्टील मिल और PIA। स्टील मिल बंद हो चुका है। स्टील मिल एक अनवायबल यूनिट है, वो नहीं चल सकता। उसको आप स्क्रैप करके बेच दें तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके मुलाजमीन का पैसे देते रहे। हम उनके मुलाजमीन की तकरीबन अभी 40 करोड़ रुपए फी महीना है, साल का 5 अरब रुपया लगता है, उनके मुलाजमीन को पैसे मिल रहे हैं, किसी की रोजगार को लात नहीं मारी गई। स्टील मिल आप चलाएंगे, हर टन पे नुकसान होगा, फिर आपको मजीद नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसमें कोई अक्ल इसको तस्लीम नहीं करती। PIA की भी यही कैफियत है। मेरे ज़ाती राय ये है, जितनी जल्दी PIA को प्राइवेटाइज कर दे इतना बेहतर है, वरना 3 से 4 अरब रुपया महीना आपको PIA पे खर्च करना पड़ेगा। कम से कम इस पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देगी। जी, कोई पॉलिसी तो आए ना, साथ देने की बात नहीं होती, आप पॉलिसी दें कि आपकी पॉलिसी क्या है। अच्छा शाहिद साहब, अब इस वक्त जो वजीर आजम है वो सऊदी अरब के अंदर है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्या तवक्कुआत की जाएं कि सऊदी अरब से हमारे पास कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी या कोई बिजनेसमैन आएंगे जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें? इस माहौल में जहाँ वज़ीर आज़म कहता है मैं तो डिफॉल्ट करने लगा हूँ 3 महीने में, मैं तो डूब गया हूँ, मैं तो मर गया हूँ। देखिए ना, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट करना पड़ता है। हमने धरनों के बावजूद, पनामा गेट के बावजूद, डॉन लीज के बावजूद, हुकूमत टूटने के बावजूद, पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ऐसा था, आखिरी दिन भी हुकूमत के 31 तारीख को लोग डेलीगेशन बड़ी बड़ी कंपनीज के हमारे पास आते थे। एक्सॉन दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन 30 साल से पाकिस्तान नहीं आई थी, उन्होंने आके मायदा साइन किया। So you are not hopeful that it will bring in any investment from Saudi Arabia? अगर कोई पॉलिसी होगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी ना। आप अगर रोते ही रहेंगे, आप कहेंगे फलाना खा गया, फलाना लूट गया, फलानी चीज गलत हो गई है, भाई आपकी क्या पॉलिसी है? इनको IMF के पास जाना चाहिए। जो हालात 31 मई को थे, कोई जरूरत नहीं थी। 31 मई को डॉक्यूमेंटेड है मुल्क के क्या हालात थे। मैंने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, एक पैरामीटर बताया, रिजर्व्स बताए, फिजिकल इश्यूज, चैलेंजेस। शायद 4 महीने के अंदर तो इकोनॉमी तबाह नहीं हो सकती। तबाह हो सकती है। इस हुकूमत ने 2 महीने में तबाह कर दी है। कैसे 2 महीने? इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जीरो कर दिया है। आप इन्फ्लेशन, कहां से इन्फ्लेशन आई है? इन्फ्लेशन नहीं आई इस हुकूमत में। नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने रुपये को इन्फ्लेट किया। रुपये को कोई इन्फ्लेट नहीं कर सकता जी। ये आप मार्केट मैकेनिज्म से कम्पीट नहीं कर सकते। आप डिफेंड करते हैं अपनी करेंसी को एक हद तक। अगर उससे ज्यादा जरूरत हो, हमारी एक्सपोर्ट को जरूरत थी, हमने उसको फ्लोट किया, 4% में बात रुक गई। इन्होंने आके 22% उसको लूज कर दिया। चले, मगर इसके ऊपर मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म तो होगी कि 4 महीने के अंदर
तो इकोनॉमी तबाह नहीं होती, कई अरसे दराज लगते हैं और पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत थी, ऐसी बात शायद वो नहीं हो पाए। स्ट्रक्चरल चेंजेस जितनी हमने की है पाकिस्तान में, हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म दिया था मिफ्ता इस्माइल साहब ने, इस हुकूमत बजट भी दिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म भी दिया। इस हुकूमत को कुछ नहीं करना था, उसको कंटिन्यू करती। चले, कम से कम वो आपका ओपिनियन है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई है, उन्होंने इतनी बोरोइंग की है कि इसकी वजह से शायद माशी बहरान पैदा हो गया है। नाज़रीन, इधर लेते हैं वक्फा, मगर फिर वक्फे के बाद बहुत सारी सियासी बातचीत है जो हमने करनी है और सियासी मसले हैं जिनके पर नजर डालनी है वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज स्पॉटलाइट में हमारे खसूसी मेहमान हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वजीर आज़म। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीपैक के कुछ मुआहदे जो हैं उनको रीनिगोशिएट करने की बात करी है। शाहिद साहब, ये वो मुआहदे हैं जो उन्होंने चाइनीज़ ने आप लोगों के साथ किए हैं और उनके कुछ वजूहात हैं। सेनेटर नुमान वजीर खटक जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कमिटीज़ के अंदर हैं ऑन फाइनेंस, वो क्या कहते हैं उन मुआहदों के बारे में, आइए आपको सुनाते हैं। चाइनीज़ सीपैक का लोन हमें आया है, पहले तो इसमें तो कुछ ग्रांट है, कुछ कंसेशनल है और कुछ ऐसा भी है जो लाइबोर प्लस 4.5 प्लस 7% इंश्योरेंस प्रीमियम, अनहर्ड ऑफ कि इंश्योरेंस प्रीमियम इस चीज़ के लिए कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सॉवरेन गारंटी दी है, अगर ये गारंटी नहीं होगी, ठीक ऑनर नहीं होगी, तो फिर 7% इंश्योरेंस प्रीमियम प्ले करता है उसके अंदर। सो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव लोन। तो ये हमने ये देखना है। मैं तो उस दिन चाइनीज़ इन्वेस्टर से मिलकर ये कहना चाह रहा था उसको कि आई एम वेरी वरिड, हाउ वुड वी रिटर्न दिस मनी बैक टू यू। मेरा बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन, ये जो आपने रोड बनाई है काशगर से लेकर ग्वादर तक बनाई है, इफ़ दिस अ ट्रैफिक जो आजकल ट्रैफिक चलता है, ये तो 200 साल में हम ये पैसा वापस करेंगे, अनटिल एंड अनलेस द चाइनीज़ गारंटी कि जी हम इतना ट्रैफिक इसके ऊपर होगा, इतना कैपेसिटी चार्ज जो हम देते हैं जैसे बिजली पर देते हैं, इस रोड पर वो कैपेसिटी चार्ज दें हमें। ये चीज़ें बात करनी, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, उसको हम कर ही नहीं सकते। वी मस्ट टेल द चाइनीज़ कि इफ़ यू एक्सपेक्ट अस टू रिटर्न दिस मनी इन नेक्स्ट 15, 20, 30 ईयर्स, वी कांट अनटिल यू गारंटी अ ट्रैफिक ऑन इट। 1966 से मैं और नुमान वजीर साहब दोस्त थे, तो अगर मुझसे पूछ लेते तो मैं उनकी एजुकेशन कर देता। वो कह रहे हैं कि सस्टेनेबल नहीं है, वो कह रहे हैं कि 300 साल लग जाएंगे चाइनीज को वापस करते हुए पैसा। उनकी राय है, ये गलत बात है। चाइनीज सीपैक है क्या, पहले ये बताएं। सीपैक में एनर्जी के प्रोजेक्ट, वो स्पेसिफिकली उस रोड की बात कर रहे हैं, काशगर से गवादर तक। काशगर गवादर रोड एग्जामिन कर लें, उसके हकायक रख दें, उसी की बात कर। देखें, एक प्रोजेक्ट है सीपैक पूरा, उसको एज अ होल प्रोजेक्ट देखा जाता है। नहीं, आपकी मैं बता देता हूं, वो कुछ मुआहदों को उठा के देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक इतनी ज्यादा होगी ही नहीं कि आप उसके अंदर जो है अपना कीमत पूरी कर सकें उस रोड के ऊपर। उस रोड को कैपेसिटी नहीं है। ही सिंह ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पहले कैपेसिटी डालनी पड़ती है, फिर ट्रैफिक आती है। अब ये नहीं होता, जैसे मियां साहब ने मोटरवे बनाया था ना, तो सब तनकीद करते थे, अब सब उस पर जाते हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि उनकी असेसमेंट गलत है ऑफ द इंटायर। उनकी सोच मुख्तलिफ है। उनकी सोच ये है कि पहले मार्केट हो, फिर मैं उसको सर्विस करूंगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में आपको पहले बनाना पड़ता है, फिर मार्केट आती है। तो कितना आसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि ये जो मुआहदे हो चुके हैं उनको रीनिगोशिएट करना? इज देयर रूम टू इवन रीनिगोशिएट? देखिए, अगर सड़क बन गई है तो अब क्या रीनिगोशिएट करेंगे? चाइनीज अलाउ करेंगे रीनिगोशिएट करने के लिए? आप हर चीज रीनिगोशिएट कर सकते हैं, दो पार्टीज अगर एग्री करें, लेकिन बात ये है, अब वो 7% इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। आपने चाइनीज के साथ काम किया है ना, विल दे अलाउ देम टू रीनिगोशिएट? चाइनीज ने आपको पैसा दिया है, दुनिया आपको पैसा देती थी 8-9% पे, चाइनीज ने एवरेज पैसा 2.4 पे दिया है। अगर आप उसमें ग्रांट का एलिमेंट निकाल दें, 2% से कम पे आ जाता है। आपकी टोटल पेमेंट अगले 5 साल 1 बिलियन से कम है। 1.2 बिलियन सेविंग सिर्फ कोल प्लांट्स दे रहे हैं। तीसरा कोल प्लांट लगेगा, $2 बिलियन की एनुअल सेविंग्स होगी। आपकी पूरा सीपैक की जो रीपेमेंट है ना, वो इससे ज्यादा नहीं है। ओके, मगर चले लेट्स अग्री कि जी उनका कम से कम देखने का तरीका और है। अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, उनको समझ नहीं है, मैं माजरत से कहूंगा, उनको समझ नहीं है। नुमान वजीर साहब, अगर कोई शख्स उस पार्टी में रैशनल आदमी था, नुमान वजीर था, वो वजीर नहीं बनाया गया। शायद उसके नाम पे वजीर है तो उनका रहने दो, ये वजीर पहले से वजीर है, मगर गहरी नजर रखते हैं। अगर उनको कुछ पूछना है मुझसे पूछ लें,
हमारी दोस्ती है 52 साल। चले हमारे प्रोग्राम के जरिए जी आप उनको मैसेज उन तक ये मैसेज पहुंच गया होगा। नाजरीन, इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात हो रही है एनएफसी अवार्ड के अंदर, और ये केयर टेकर हुकूमत से बात चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो फेडरल डिविजिबल पूल है उसको सुखड़ना चाहिए और कम करना चाहिए, और जो प्रोविंसेस हैं उनको कम पैसे जाएं। जिस तरह कि हमें ये बताया जाता है, बल्कि हमने ये जो रिसर्च की है उसके अंदर तो फॉर्मर केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद अख्तर साहिबा, उन्होंने कहा कि जी जितना भी प्रोविंसेस का शेयर है उसको 57.5% से कम करके 49.3% तक आप ले आए। तो आपकी हुकूमत ने भी ये करना चाहा। इसहाक डार साहब ने कहा कि हम 6% और कम कर देंगे। क्या वजह है कि आप लोग कम करना चाह रहे हैं प्रोविंसेस के शेयर को? कौन कम करना चाह रहे? इसहाक डार साहब ने भी इस पे बात की थी। जी मैंने यही बात की थी कि इसको रिव्यू करने की जरूरत है। मैंने फाटा के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि 3% फाटा के लिए रखें, उसके बाद डिविजिबल पूल में जाए। उस 3% में से आधा पंजाब ने देना था, यानी जो भी प्रोपोर्शनेटली वो आधा पंजाब से जाता, बाकी सूबों से जाता। सारे सूबे मुकर गए। उन्होंने कहा हम फाटा के लिए 3% भी नहीं देंगे। सबसे पहले केपी मुकर गया। ये बदनसीबी है। अब अगर आप किसी और तनाजुर में अगर बात देखें, अभी सीसीआई मौजूद है, एनएफसी मौजूद है, हमारी पार्टी किसी हुकूमत में जमात में, किसी प्रोविंस में जमात में नहीं है, हुकूमत में नहीं है। ठीक है, बैठ के फैसला कर लें, सीसीआई की मीटिंग करें, वहां फैसला कर लें। अच्छा शायद साहब, बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान, हासिल बजिंजो साहब, एएनपी के बहुत सारे सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो ये सब समझते हैं कि 18वीं तरमीम को खतरा है। आप भी ये समझते हैं? जी 18वीं, देखें जब ऐसी बातें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइव डॉक्यूमेंट होता है। 18वीं तरमीम हुई, उसकी कुछ इश्यूज नजर आए हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने की जरूरत है। लेकिन प्रिंसिपल जो है 18th अमेंडमेंट का, उस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है और ना कोई डिसएग्री कर सकता है। प्रिंसिपल ये था कि प्रोविंसेस को डिवॉल्व किए जाएं सब्जेक्ट्स, वो हो गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ एम्बिग्विटीज हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो दूर करने की जरूरत है। उस पर आप एग्रीमेंट कर लें। फेडरल गवर्नमेंट चंद सब्जेक्ट्स तक महदूद होनी चाहिए। आज 44 डिवीजन है फेडरल गवर्नमेंट के। अगर आपने फेडरल गवर्नमेंट चलानी है सही तरह से तो आपको 44 मिनिस्टर चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन आपको 48 अलाउ करता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप ये सब्जेक्ट्स, और ये कंसेंसस से होते हैं, पार्लियामेंट में लाएं, आपका क्या प्लान है, हम भी राय दे देंगे, कमेटी बना दें, जैसे 18th अमेंडमेंट हुई थी। ये सब चीजें हल, हर चीज चेंज के बगैर कोई दुनिया की हुकूमत नहीं चलती, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता। मगर देखिए इस वक्त जिस किस्म के हालात में आपकी पार्टी जा रही है, आपने जो बगावत का, गद्दारी का जो केस है उसका भी हवाला दिया। अब जो गद्दारी केस की पिटिशन जिसने दायर की है उसका नाम है आमना मलिक। आमना मलिक जो हैं वो हैं, ये सिविल सोसाइटी नेटवर्क से उनकी वाबस्तगी है, मगर सिविल सोसाइटी नेटवर्क को एज सच सिविल सोसाइटी यहाँ पे नहीं जानती। तो कुछ तो आपने भी रिसर्च की होगी कि ये क्यों पिटिशंस आपके खिलाफ होती हैं और कौन से हल्के कराते हैं, क्योंकि अगर आमना मलिक से बात की जाए तो उनको ज्यादा खुद इस पिटिशन के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी। पिटिशन की गई लाहौर हाई कोर्ट को। लाहौर हाई कोर्ट इन इट्स विजडम इज रिव्यूइंग द पिटिशन। हमें भी बुला लिया जाता है, हम तो पेश हो जाते हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है कि इन इट्स विजडम, मगर चूंकि थोड़ा बहुत ताल्लुक हम भी देखते रहते हैं कि किस तरह केसेस आगे बढ़ते हैं, बड़ा देर लगती है केस को लगने में। तो इस तरह के जो केसेस हैं और इस तरह की जो पिटिशंस हैं ये जल्दी लग जाती हैं। तो ये इतना जो नज़र आ रहा है वो है नहीं, इसके पीछे और बहुत सारे मकासद होते हैं। आपको इसके ऊपर कुछ मालूमात जी? ये दुनिया का पहली पिटिशन है जो रिट पिटिशन हुई और उसको फुल बेंच ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट सुन रहा है, जिसके अंदर 2 वज़ीर आज़म साहब का जो है उन पर मैंने तो जवाब दे दिया कि फ्रिवलस पिटिशन है, इसको डिसमिस कर दिया जाए। अब और कोई सब्सटेंस है तो फिर वफाकी हुकूमत केस दायर कर दे, तो यही हो सकता है। बात नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस पिटिशनर के क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसका लोकस स्टैंड क्या है, ये सब चीजें बाद की बात है, उसको ले लिया गया है। हम तो अदालतों के ताबे हैं, एहतराम भी करते हैं, पेश हो जाते हैं। डू यू थिंक शी इज एक्टिंग अलोन? मैं तो उनको जानता नहीं हूँ जी। ठीक, मैं जानती, ये उनसे पूछे जी, उनको बुला के कोर्ट पूछ ले कि आपको किसने ये नॉलेज दी, क्योंकि पिटिशन में कोई हकीकत नहीं है, एक बिल्कुल फ्रिवलस पिटिशन है।
बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब अपना दिफा कैसे करेगी। बहुत सारे आपकी जो लीडर्स हैं उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। फिर हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त वो नैब की हिरासत में, मियाँ साहब के ऊपर केसेस चल रहे हैं। मरियम साहिबा शायद 17 साल तक इलेक्शंस ना लड़ सकें। तो आपकी पार्टी ने कोई स्ट्रैटेजी निकाली है कि कैसे आप लोग अगर बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे आगे? देखिए, पार्टियां अवाम के जोर पे बढ़ती हैं। ये चीजें जो आजकल हो रहा है ये आमरीत में होता था, अब ये जमहूरियत के अंदर हो रहा है। तो हमने आमरीत का भी मुकाबला किया। आज मुशर्रफ कहाँ पर है? ये हम हक के रास्ते पर हैं। मैं ओपनली कहता हूँ, मेरी कैबिनेट थी, मैं प्राइम मिनिस्टर था, हम पे इल्जाम लगाएं, आप कहें आपने ये गलत किया है। अगर पाकिस्तान का हल मुझे और मेरी कैबिनेट को जेल में डालने से है तो हम कल ही खुद पे। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि शरीफ खानदान का जो इस वक्त मुस्तकबिल है सियासत के अंदर वो खत्म हो चुका है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब भी ये कह चुके हैं। फवाद चौधरी साहब यही बात मुशर्रफ के स्पोक्समैन के तौर पे कहा करते थे, फिर काफ लीग के स्पोक्समैन बने, फिर पीपल्स पार्टी के बने, अब पीटीआई। वो प्रोफेशनल हैं इस मामले में कहने में। नवाज शरीफ या कोई और पॉलिटिकल लीडर हो, जो पॉलिटिकल लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर अवाम के दिलों में होता है। जुल्फिकार अली भुट्टो को हमने 79 में हैंग किया, वो 2013-8 तक इलेक्शन जीतता रहा। इसलिए प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में शरीफ खानदान का एक मुस्तकबिल तो स्टेक पे लगा हुआ है। मैंने आपको कहा कि एक शख्स को आपने हैंग कर दिया, फिजिकली एलिमिनेट कर दिया, वो फिर भी इलेक्शन जीतता रहा। तो अगर शरीफ खानदान या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ अवाम के दिलों में हैं, उन्होंने मुल्क के मसाइल हल किए हैं, लोग उनसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो जिंदा रहेंगे। आपने आज एक बयान दिया, आपने कहा कि मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जबकि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का आईनी हक होता है। ताहम वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर कोई मुशावरत नहीं हुई, इस हवाले से फैसला वक्त आने पर करेंगे। ये मैंने नहीं कहा, मुझसे सवाल किया गया था, तो मैंने उसका ये जवाब दिया है। अपोजिशन ने, एक पार्टी ने बात की है अदम एतमाद के पॉसिबिलिटी की, यानी ये एक पॉसिबल ऑप्शन है और उसको क्रेडिबल लिया जाता है मीडिया के अंदर और लोगों के दिल में। तो हुकूमत तो यहां पहुंच गई है 2 महीने के अंदर कि अगर उनके जाने की बात करो तो लोग खुश होते हैं। ये बदनसीबी है। बाकी ये ऑप्शन हमेशा रहता है, इसकी एक टाइमिंग होती है, हमेशा कंसेंसस से होता है। आप अगर मुझसे पूछेंगे तो शायद अभी टाइमिंग नहीं है, बाद में आ जाएगी। हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही। जब भी हुकूमत परफॉर्म नहीं करती, लोग और ऑप्शन तरफ देखते हैं। एक ऑप्शन इकोनॉमिक इमरजेंसी लगनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट बहुत सारे कह रहे हैं इकोनॉमिक इमरजेंसी होती क्या है, ये सवाल कर लें। मीनिंग के ये सारी एक वो मार्शल्लाह की बातें करते हैं, ये बाजी की बातें। इकोनॉमिक इमरजेंसी है, कोई वजह ही है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में ऐसे अफवाहें तो नहीं फैलती। इकोनॉमिक इमरजेंसी होती क्या है ये बता दें। मे बी व्हाट दे वांट इज इट्स काइंड ऑफ अ टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट। मुशर्रफ आया था पाकिस्तान में, दुनिया में से किसी को शख्स को लेकर हुकूमत बना सकता था। क्या वो हुकूमत चल सकी? उस हुकूमत का एक पॉलिसी, एक काम मुझे दिखा दें। हुकूमत सिर्फ अवाम की राय से आती है। आज इस हुकूमत को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यह अवाम की राय से नहीं आई। ये एक चोरी शुदा इलेक्शन, एक गैर शिफाफ इलेक्शन, एक मुतनाज़ा इलेक्शन की वजह से आई है। इसीलिए प्रॉब्लम्स हैं। शायद साहब, दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो जमहूरी कुव्वतें हैं उनके ऊपर भी बहुत सारी तनकीद होती है, क्योंकि जमहूरियत को पनपने के लिए एक ढांचा चाहिए होता है। बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि जी आज जो आप नैब के चेयरमैन के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, ये तो बल्कि आपने और खुर्शीद शाह साहब ने मिल के अपॉइंट किया था। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि उनकी क्या कारकर्दगी थी कि आपने उनको अपॉइंट किया? क्या उनकी इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस के ऊपर बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी, या उसामा बिन लादेन की कमीशन के ऊपर ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी थी? किस हवाले से उनको आपने नैब चेयरमैन अपॉइंट किया? देखिए, नैब चेयरमैन से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा नैब से है। तो इदारा गलत है, इदारा गलत है। चेयरमैन जो मर्जी लगा दें, यही होगा जो हो रहा है। क्यों? चेयरमैन ही तो डायरेक्ट करता है। चेयरमैन डायरेक्ट नहीं करता। चेयरमैन एक उसका हेड होता है। जो कानून ही गलत हो, नैब का जो कानून है एक आमिर ने बनाया PMLN तोड़ने के लिए,
ना जुडिशरी को देखेगा ना मिलिट्री को देखेगा, ये सिर्फ PMLN के दौर को देखेगा। ठीक है, हमने कर ली। अब आप भी शायद वकील हैं या नहीं है, आपकी वालदा तो थी, वो हमेशा यही कहती थी कि जो कानून ये कहे कि मैं इल्जाम लगाता हूं तुम साबित करो कि इल्जाम गलत है, ये दुनिया में नहीं है, ये इस्लाम के प्रिंसिपल के खिलाफ है। अर्ज ये है कि आप लोग हुकूमत में थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये सिग्नेचर कर चुके हैं कि हम इसको तब्दील कर देंगे। वो क्या वजह हुई कि ना आपने नैब का लॉ चेंज किया, ना 62(1)(f जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती रही इसको बदल दें, आप उसके पर भी आमादा ना हुए, और वो एक जो फंदा है वो आपके गले आके। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है, मैं माफी भी चाहता हूँ, माजरत भी चाहता हूँ। सबसे पहले आज आप ये इल्जाम लगाती कि अपनी जान बचाने के लिए नैब को बदल दिया। मैं सबसे बड़ा हामी हूं कि नैब को खत्म किया जाए। एक ब्लैक लॉ है, एक गलत लॉ है। अब जो हुकूमत होती है अगर वो कोशिश करेगी हर आदमी, सबसे पहले आप कहेंगी कि जी जान बचा रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी कर सकी ना हम कर सके, लेकिन हमने प्रोसेस को शुरू किया। 3 साल कमेटी कायम रही, उसने हर शिक पे एग्री कर लिया कि ये अमेंडमेंट्स की जरूरत है। PTI भी मौजूद थी, पीपल्स पार्टी मौजूद थी, जो नेगोशिएटेड अमेंडमेंट्स आज भी मौजूद हैं। मैं कहता हूं आज उनको इंप्लीमेंट कर दें। बाद में पीपल्स पार्टी भी भाग गई, PTI भी भाग गई उससे। जब हम पे मुश्किल आई उन्होंने कहा तो फंसे हुए, चलो इनको अब रगड़ा लगने दो। पहले कम से कम नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं आप माजी को छोड़ दें, माजी में यही कानून रहने दें, मुस्तकबिल के लिए बदल दें। अब शाहिद साहब, आप माशाल्लाह मुल्क के वजीर आजम भी रह चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आपका एक अच्छा पोजीशन है। आज सारे लीडरान कहते हैं, जरदारी साहब ने भी कहा कि जमहूरियत जो है वो कमज़ोर होती चली जा रही है। तो अवाम आप जैसे लीडरान से क्या तवक्को रखे कि कैसे आप इस माहौल के अंदर जमहूरियत को मजबूत करेंगे? आप अवाम को राय चलने देंगे, वोट को इज्जत दो का क्या मतलब था? कि अवाम की राय को चलने दें। मैं आपकी स्ट्रैटेजी जमहूरियत ने आप लोग कैसे अपने हालात को और मुल्क के हालात को बेहतर देखिए, हमारी कंट्रीब्यूशन ये है कि खड़े हैं। मैं सवाल ये करता हूं, डिबेट करा लें। क्या आज मुल्क में मीडिया आजाद है? क्या आज जुडिशरी अपनी मर्जी से फैसले करती है? ये डिबेट, एक पब्लिक डिबेट होनी चाहिए। क्या हमारा इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं है? जब आपके बेसिक्स ही गलत हैं, लोग शक और शुबे की निगाह से देखते हैं, नजर आता है। मैंने बाई इलेक्शन लड़ा है, मैंने एक सवाल किया जीत कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, ये बता दें पोलिंग स्टेशन जहां पे इलेक्शन होता है वो किसकी अथॉरिटी वहां थी? मैं 43 पोलिंग स्टेशनों पर गया। माजरत के साथ इलेक्शन कमिश्नर भी आपने अपॉइंट किया था। मैं फिर मोहतरमा, अशखास की बात नहीं है, आप फरिश्ते भी लगा दें, यही काम होगा जो आज हो रहा है। आप नैब का चेयरमैन भी फरिश्ता लगा ले, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी फरिश्ता लगा ले, फरिश्ते ही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे वो जवाब दे देना। मैं तो पूछा, एक सवाल किया पब्लिकली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, अगर मैंने लगाया तो कम से कम ज्यादा एहतराम होना चाहिए। फिर शाहिद साहब, ये कौन चला रहा है? ना नैब चेयरमैन चला रहा है, ना इलेक्शन कमीशन चला रहा है, तो फिर इन इदारों को कौन चलाता है? जी मैं उनसे पूछे ना जी, यही चेयरमैन से पूछने की बात है कि क्या नैब बिल्कुल आजाद है, जिसको मर्जी जो किया जाए? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जवाब नहीं दे पाते? तो अभी भी बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात शायद हमारे पास ना हो या हम देने से शायद कतराते हों। मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर जमहूरियत को मजबूत करना है तो फिर इन चीजों पर एक पब्लिक डिबेट होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब अपना कीमती वक्त हमें देने का। नाजरीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने बड़ी पेशेंटली जो हमारे सवालात हैं उनके जवाब दिए। उम्मीद है आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।